अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म मेटल्स एंड मेटलर्जी। पदार्थों को शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम यह भी जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व 100 से अधिक आपस में मिलकर हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी पदार्थ बनाते हैं। तत्वों को पुनः धातुओं तथा अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है, किंतु क्या यह निश्चित करना आसान है कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा अधातु? इस अध्याय में हम तत्वों के उन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके आधार पर हम उन्हें धातु के रूप में पहचानते हैं। 9.1 धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? What are the physical properties of metals? पिछली कक्षाओं में हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में सीखा है। हम जानते हैं कि धातुएं चमकीली होती हैं। इन्हें पीटकर पतली चादर या पन्नी बनाई जा सकती है और इन्हें पतले तारों के रूप में भी खींचा जा सकता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन्न होती है तथा सामान्यतः सभी धातुएं उच्च ताप पर पिघलती हैं। आइए हम धातुओं के गुणों का गहनता से अध्ययन करने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 1, अपने आसपास उपलब्ध कुछ धातुओं जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, जिंक के नमूने एकत्रित कीजिए। अब इन धातुओं का ध्यान से अवलोकन कर बताइए कि क्या सभी धातुएं चमकदार हैं? क्या सभी धातुओं को हथौड़ी से पीटकर चादर या पन्नी बनाई जा सकती है? निर्देश: धातुओं का चयन करते समय ध्यान रखें, आपको धातुओं का चयन करना है, मिश्र धातुओं का नहीं। हमने देखा कि धातुओं के इन दो गुणों में समानता होते हुए भी भिन्नता है। आइए धातुओं के अन्य गुणों के अध्ययन के लिए कुछ प्रश्नों पर विचार करें। अलग अलग विद्युत उपकरणों में तार किन किन धातुओं के बनते हैं? घरों में वायरिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? हाई टेंशन तार किस धातु के बनते हैं? भोजन पकाने के बर्तन बनाने के लिए कौन कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है और क्यों? हमने देखा कि हर कार्य के लिए एक विशिष्ट धातु का चयन किया जाता है। क्या कारण है कि सभी कार्यों के लिए एक ही धातु का उपयोग नहीं किया जाता? आप सोच रहे होंगे कि चयन के पीछे एक से अधिक कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, किंतु इसका उपयोग तार बनाने या उपकरणों और इमारतों की वायरिंग में नहीं किया जाता। इसके लिए आर्थिक कारण, उसका अधिक महंगा होना प्रभावी भूमिका निभाता है। हम जानते हैं कि धातुएं आघातवर्ध्य, तन्य, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं तथा ये धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। साथ ही इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, किंतु इनमें से कुछ गुण अधातुओं में भी पाए जाते हैं। जैसे कार्बन का एक अपर रूप हीरा चमकदार तथा ऊष्मा का सुचालक है, जबकि दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट धूसर रंग का तथा विद्युत का सुचालक होता है। आयोडीन अधातु है, फिर भी इसके रवे चमकदार होते हैं। इसलिए किसी एक गुण के आधार पर तत्व को धातु या अधातु की श्रेणी में रखना उचित नहीं है। 9.2 धातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हमने देखा कि धातुओं के भौतिक गुणों में काफी समानताएं तथा कुछ भिन्नताएं हैं। क्या आपको लगता है धातुओं के रासायनिक गुणों में भी ऐसा ही होगा? धातुओं की क्रियाशीलता के विषय में और अधिक जानकारी हमें तब प्राप्त होती है जब हम उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं। हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कितने समय पूर्व से मनुष्य द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है और उनकी उपलब्धता कितनी है। धातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर के कारण इन्हें शुद्ध रूप में प्राप्त किए जाने वाले समय में अंतर दिखाई देता है। सारणी 1,
आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर तांबे का विस्थापन होता है, जबकि जिंक सल्फेट के विलयन में तांबे की छीलन डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती? आइए इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ और विस्थापन अभिक्रियाओं का अवलोकन करते हैं। क्रियाकलाप 2, शिक्षकों के लिए निर्देश। अलग अलग बीकर में क्रमशः 2-2 ग्राम कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड लेकर 100-100 ml जल में विलयन मिलाइए। यह क्रियाकलाप समूहों में कराएं। प्रत्येक समूह 6 परख नलियां लेकर इन्हें क्रमशः अ, ब, स, द, ई, फ नामांकित करें। परख नली अ तथा ब में 5-5 ml कॉपर सल्फेट विलयन, परख नली स तथा द में 5-5 ml जिंक सल्फेट विलयन तथा परख नली ई में 5 ml आयरन सल्फेट और फ में 5 ml सोडियम क्लोराइड विलयन लीजिए। परख नली अ में 2-3 लोहे की कीलें या आलपिन, परख नली ब में दानेदार जिंक, परख नली स में तांबे की छीलन, परख नली द में मैग्नीशियम के फीते का एक टुकड़ा, परख नली ई तथा फ में दानेदार जिंक डालिए। चित्र 1। 5-10 मिनट बाद सभी परख नलियों का अवलोकन कीजिए। क्या विलयन या धातु के रंग रूप में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या कोई अवक्षेप बन रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी धातु किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर रही है? आपने देखा कि परख नली अ में आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को, ब में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को, द में मैग्नीशियम जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को तथा ई में जिंक आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित करता है, जबकि परख नली स में तांबा जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को और फ में जिंक सोडियम क्लोराइड विलयन से सोडियम को विस्थापित नहीं करता। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों के बारे में पढ़ा है। जब आपने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि धातुओं में कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। इसी प्रकार से आपने धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी पढ़ा है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एक और अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, आज हम इस विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं के रासायनिक गुणों को जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 परख नलियां, जिसको मैंने पहले से नामांकित करके रखा है, अ, ब, स, द, ई और फ। पहली 2 परख नलियां हैं जिसमें मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया है। कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसमें कॉपर एक धातु है। इसी प्रकार से स और जो द परख नली है, इसमें मैंने जिंक सल्फेट का विलयन बनाया है ZnSO4, जिसमें जिंक एक धातु है। जो ई परख नली है, इसमें फेरस सल्फेट का विलयन बना है FeSO4, जिसमें आयरन एक धातु है। और फ परख नली, जिसमें सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसमें सोडियम एक धातु है, का विलयन बना के रखा है। इसके साथ साथ हमने कुछ आल्पिन ली है, दानेदार जिंक लिया है, तांबे की छीलन ली है और मैग्नीशियम रिबन के कुछ टुकड़े लिए हैं। तो चलिए अपरख नली में हम कुछ अल्पिन डाल देते हैं। इस अल्पिन को मैंने धागे से बांध के रखा है ताकि इसमें होने वाले परिवर्तन को हम निकाल के देख सकें। तो इसे डाल देते हैं।
ब परख नली में हम दानेदार जिंक डालेंगे। स में तांबे की छीलन। द परख नली में मैग्नीशियम रिबन के कुछ टुकड़े। ई परख नली में और फ परख नली, इन दोनों में हम दानेदार जिंक डालते हैं। तो बच्चों, इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि इसमें होने वाले परिवर्तन को हम देख सकें। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने जो इसे 5-10 मिनट के लिए रखा था, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं। पहली परख नली जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें हमने कुछ अल्पिन डाली थी। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। अरे वाह, ये जो लोहे की अल्पिन थी, इस पर तो तांबा जम गया है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोहे की पिन, जो कि आयरन एक धातु है, आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि आयरन कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, जिसके कारण हमें ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दूसरी परख नली, इसमें हमने कुछ दानेदार जिंक डाली थी। अब हम देख सकते हैं कि दानेदार जिंक के ऊपर भी कॉपर की परत, तांबे की परत हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? इसका अर्थ यह है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित किया। जिंक कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, जिसके कारण यहाँ पर भी हमको इस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दिया। अब हम देख सकते हैं तीसरी परख नली, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये अभी भी वैसे ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक सल्फेट में जो जिंक धातु है वो कॉपर से ज्यादा सक्रिय रही, जिसके कारण कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सका, इसलिए ये अभी भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। द परख नली, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन था और मैग्नीशियम फीते के कुछ टुकड़े थे। मैग्नीशियम जिंक सल्फेट के विलयन से क्रिया किया, जिससे मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण हुआ और इस प्रकार से यहाँ पर भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा सक्रिय है। ई परख नली, इसमें आयरन सल्फेट और दानेदार जिंक लिया था हमने, तो हम देख सकते हैं कि आयरन सल्फेट का जब हमने विलयन बनाया था थोड़ा सा हरा दिख रहा था, लेकिन अभी ये कलरलेस हो गया है, मतलब इसमें परिवर्तन हुआ। इसका अर्थ ये है कि जिंक धातु जो है वो आयरन से ज्यादा सक्रिय है, इसलिए यहाँ पर हमको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब जो फ परख नली है, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड और दानेदार जिंक लिया था। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, ये अभी भी वैसा ही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोडियम क्लोराइड की जो सोडियम धातु है वो जिंक से ज्यादा सक्रिय है, इसलिए जिंक सोडियम को विस्थापित नहीं कर सका, इसलिए इसमें हमको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ धातुएं अधिक सक्रिय हैं तो कुछ धातुएं कम सक्रिय हैं। इस प्रकार से सक्रियता की एक श्रेणी यहाँ पर बन जाती है। तो ऐसी धातुएं जो विलयन में से दूसरी धातु को विस्थापित कर देती है, उसे हम सक्रिय धातु कहते हैं। बच्चों, कुछ धातुओं की उनकी सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस सारणी में उपस्थित प्रत्येक धातु उसके नीचे में उपस्थित धातु से अधिक सक्रिय है, इसलिए प्रत्येक धातु उसके नीचे की धातुओं को रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से विस्थापित कर लेती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लिथियम जिसे सबसे ऊपर में रखा गया है। अब आप बताइए इसे सबसे ऊपर में क्यों रखा गया है? क्योंकि
ये सबसे अधिक क्रियाशील है। और जैसे ही हम नीचे देखते हैं तो सबसे नीचे में किसे रखा गया है? प्लैटिनम को। तो बताइए प्लैटिनम को नीचे क्यों रखा गया है? बिल्कुल सही, क्योंकि प्लैटिनम सबसे कम क्रियाशील है। इस प्रकार से क्रियाशीलता की एक श्रेणी बन जाती है और जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो बच्चों, आप भी कुछ धातुओं के साथ यह अभिक्रिया करिए और सक्रियता श्रेणी बनाकर देखिए। 9.2.1 धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? अधिक सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से क्रिया करती हैं। खुले में रखने पर ये हवा की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। इसलिए इनका ऑक्सीजन से संपर्क रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। 4Na + O2 = twice Na2O। Na2O solid plus H2O liquid = twice NaOH aqueous। पोटेशियम के साथ होने वाली अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। हम जानते हैं कि कुछ कम सक्रिय धातु जैसे मैग्नीशियम हवा की ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करती है तथा गर्म करने पर सफेद लौ के साथ तेजी से जलती है। इसी गुणधर्म के कारण मैग्नीशियम का उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। क्रियाकलाप 3 निर्देश। मैग्नीशियम के फीते के दहन से उत्पन्न चमक तथा धुआं आंखों के लिए हानिकारक होता है, अतः सावधानी रखें। मैग्नीशियम फीते का 3-4 इंच लंबा टुकड़ा लीजिए। यदि उस पर सफेद रंग की परत जमी हो तो उसे तनु HCl में डुबोकर सफेद परत मैग्नीशियम ऑक्साइड हटा लें। ध्यान रखें कि मैग्नीशियम को तनु HCl में डुबाकर तुरंत निकाल लें, नहीं तो सफेद परत के अलावा मैग्नीशियम भी अम्ल से अभिक्रिया करने लगेगा। उसके पश्चात उसे फिल्टर पेपर से सुखाएं और चिमटी से पकड़कर स्पिरिट लैंप की सहायता से गर्म करें। चित्र 2। मैग्नीशियम फीते के जलने पर बने सफेद रंग के धुएं मैग्नीशियम ऑक्साइड के समीप गीला लिटमस पेपर रखकर उसकी प्रकृति की जांच कीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है अथवा क्षारीय। हेलो बच्चों, इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण और उसके प्रकार को समझने के लिए हम बहुत सारे क्रियाकलाप करेंगे। तो चलिए हम इस क्रियाकलाप से अपनी शुरुआत करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसमें सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास ये है मैग्नीशियम रिबन जो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी है और इसे हमने चिमटी की सहायता से इस प्रकार फंसा रखा है। और ये देखिए स्पिरिट लैंप, इसको जलाने के लिए माचिस, पानी, पेट्री डिश और देखिए ये क्या है मेरे पास, ये है लिटमस पेपर, ये नीले रंग का और एक लाल रंग का। इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है? बिल्कुल सही, विलयन की प्रकृति जानने के लिए। कोई विलयन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय, इसकी जानकारी हमें लिटमस पेपर की सहायता से ही होती है। तो चलिए क्रियाकलाप की शुरुआत करते हैं और स्पिरिट लैंप को जला लेते हैं। देखिए स्पिरिट लैंप जल गया है और अब इस मैग्नीशियम रिबन को हमें जलाना होगा। पर बच्चों ध्यान रखें कि जो मैग्नीशियम रिबन है इसे प्रयोग से पहले आप रेतमाल पेपर से रगड़कर अच्छी तरह साफ कर लें और साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि इसे जलाते समय आप अपनी आंखों को जितना हो सके उतना दूर रखें। मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं। ये देखिए, ये मैग्नीशियम रिबन सफेद धुएं के साथ जल रही है। हमें अपने आंखों को दूर रखना होगा और ये जो राख हमें प्राप्त हुई है इसे हम पेट्री डिश में एकत्रित कर लेते हैं। ये देखिए, ये पेट्री डिश में हमें यह राख प्राप्त हुई है।
इस परीक्षण के दौरान क्या आपने मैग्नीशियम की अवस्था में कोई परिवर्तन देखा? और साथ ही देखिए कि पेट्री डिश में ये जो राख प्राप्त हुई है यह क्या है? मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया उत्पाद हमें प्राप्त हुआ। इस उत्पाद का जब हम जलीय विलयन बनाएंगे तो हमें यह देखना है कि उस विलयन की प्रकृति कैसी होती है। चलिए इसके लिए थोड़ा सा पानी जो है वो हम इस राख में डालते हैं और इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना होगा। इसको मिलाकर जलीय विलयन जो है हम प्राप्त कर लेंगे। ग्लास रॉड की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। यह विलयन हमारा प्राप्त हो गया है। अब इस विलयन की प्रकृति जो है वो हमें जांचनी है। कौन मदद करेगा हमारी? लिटमस पेपर, बिल्कुल सही। हम नीले लिटमस पेपर से शुरू कर रहे हैं। नीले लिटमस पेपर को इस विलयन पर इस प्रकार से हमने डाल दिया है। अब हमें देखना है कि इसके रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए मुझे तो इसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए लाल लिटमस पेपर की बारी है। लाल लिटमस पेपर ये ले लिया हमने और इसको इस विलयन में डुबा दिया। देखिए इसमें तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो गया है। तो हमने देखा कि यह जो विलयन है यह क्षारीय प्रकृति का है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं उनकी कभी कभी अवस्था में भी परिवर्तन होता है और हमें नए उत्पाद भी मिलते हैं। सामान्य ताप पर जिंक, लेड और एल्यूमीनियम धातुएं भी वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं, जो इन धातुओं की सतह पर पतली परत बनाता है। यह परत धातु को और ऑक्सीकृत नहीं होने देती। ट्वाइस Zn प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस ZnO। 4Al प्लस थ्राइस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस Al2O3। अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड तथा एल्यूमीनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ये ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लवण तथा पानी बनाते हैं। Al2O3 प्लस 6HCl इज इक्वल टू ट्वाइस AlCl3 प्लस थ्राइस H2O। Al2O3 प्लस ट्वाइस NaOH इज इक्वल टू ट्वाइस NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O। कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन कॉपर पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी तथा सोना धातुएं उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। हमने देखा कि पोटेशियम, सोडियम तथा लिथियम धातुएं अधिक क्रियाशील हैं। मैग्नीशियम धीमी गति से अभिक्रिया करता है। आइए अन्य धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम देखने के लिए कुछ और अभिक्रियाएं देखते हैं। 9.2.2 क्या होता है जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं? अधिक अभिक्रियाशील धातुएं सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, अर्थात यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ट्वाइस Na सॉलिड सोडियम प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड जल इज इक्वल टू ट्वाइस NaOH एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस हाइड्रोजन प्लस ऊष्मा। मैग्नीशियम जैसी कम अभिक्रियाशील धातु ठंडे जल के साथ मंद अभिक्रिया करती है, परंतु गर्म जल या जलवाष्प के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। बनी हुई हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बची हुई धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः धातु तैरना आरंभ कर देती है। Mg सॉलिड प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड
is equal to MgOH whole twice aqueous plus H2 गैस। एल्यूमिनियम, जिंक और लोहे जैसी धातुएं न तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं और न ही गर्म जल के साथ, लेकिन जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ट्वाइस Al सॉलिड प्लस थ्राइस H2O गैस इज इक्वल टू Al2O3 सॉलिड प्लस थ्राइस H2 गैस। ट्वाइस Fe सॉलिड प्लस थ्राइस H2O गैस इज इक्वल टू Fe2O3 सॉलिड प्लस थ्राइस H2 गैस। सामान्य ताप पर तांबा, चांदी, सोना आदि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। 9.2.3 क्या होता है जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं? हम जानते हैं कि धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। मैग्नीशियम, जिंक और लोहे की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? सक्रियता श्रेणी में अधिक सक्रिय धातु से कम सक्रिय धातु की ओर जाने पर अम्ल के साथ क्रियाशीलता कम होती जाती है। कम क्रियाशील धातुएं जैसे सोना और प्लेटिनम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तांबा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है। Cu सॉलिड प्लस 4HNO3 aqueous is equal to CuNO3 whole twice aqueous plus twice NO2 gas plus twice H2O liquid। सोना और प्लेटिनम धातुएं सिर्फ अम्लराज एक्वा रेजिया 3 भाग सांद्र HCl तथा 1 भाग सांद्र HNO3 से ही क्रिया करती हैं। अब हम देखेंगे विभिन्न धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, उन्हें वातावरण के प्रभाव से कैसे बचाया जा सकता है, साथ ही उन्हें अन्य धातुओं के साथ मिश्रित कर कैसे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। 9.3 धातुओं की प्राप्ति, अकरेंस ऑफ मेटल्स। धातुएं मुख्यतः भूपर्पटी में उपस्थित रहती हैं। कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था और कुछ संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सामान्यतः सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं, जैसे सोना एवं प्लेटिनम, जबकि अधिकांश सक्रिय धातुएं अन्य तत्वों से क्रिया कर यौगिक बनाकर संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है और इनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, खनिज मिनरल कहलाते हैं। धातुओं का निष्कर्षण इन्हीं खनिजों से किया जाता है। ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियां कम होती हैं तथा जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से किया जाता है, अयस्क ओर कहलाते हैं। सामान्यतः खनिज अलग अलग प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। 9.3.1 छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज एवं उनका वितरण, इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है। राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कुल मिलाकर 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। सामरिक महत्व के खनिज टिन के अयस्क का यह एकमात्र उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज सारणी 4 में दर्शाए गए हैं। (9.4) धातु कर्म, मेटलर्जी। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म, मेटलर्जी या धातु का निष्कर्षण कहलाती है।
धातु कर्म के 3 चरण होते हैं। पहला, अयस्क का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा, धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तीसरा, धातु का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। भिन्न भिन्न धातुओं के अयस्कों से धातु प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। आइए इसे समझें। 9.4.1 अयस्क का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसे अधात्री या गैंग कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक है। इसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं। आइए अयस्क के सांद्रण की कुछ सामान्य विधियों के बारे में जानें। पहला, गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। जब अयस्क तथा अधात्री के आपेक्षिक घनत्वों में अंतर होता है, तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा प्रवाहित कर हिलाया जाता है, जिससे अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं एवं अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है, अथवा ये पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाती हैं। चित्र 3। प्रायः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। दूसरा, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबक पर चलने वाले रबर के पट्टे, कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। अचुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊर्ध्वाधर होते ही गिर जाते हैं, परंतु चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वह चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते। इस प्रकार 2 ढेर मिलते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ का और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ का। चित्र 4। इस विधि का उपयोग टिन के अयस्क SnO2 में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने हेतु किया जाता है। तीसरा, झाग उत्प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में बारीक पिसे सल्फाइड अयस्क में पाइन तेल तथा जल मिलाकर उसमें अधिक दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है, जिस कारण झाग उत्पन्न होती है। सल्फाइड अयस्क के कणों पर तेल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण हवा के बुलबुले इससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार यह कण हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आते हैं, जबकि मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसी अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। चित्र 5। छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में लौह अयस्क उपस्थित है। पता कीजिए इन अयस्कों का सांद्रण किस प्रकार किया जाता है। 9.4.2 धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। धातु के निष्कर्षण की विधि धातु की सक्रियता तथा अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि अधिक क्रियाशील धातुओं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आदि को उनके यौगिकों से तत्व के रूप में प्राप्त करना कठिन है। इन यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धन आयन, कैटायन, ऋण आयन, एनायन से अलग होकर कैथोड पर जाकर अपचयित हो जाते हैं तथा धातु प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एल्युमिनियम को भी इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सारणी 5। मध्यम और निम्न क्रियाशील धातुओं को उनके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों से रासायनिक अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। कुछ कम या निम्न सक्रिय धातु जैसे पारा को उसके ऑक्साइड या सल्फाइड से केवल गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। अन्य धातुओं के सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के लिए 2 प्रमुख पदों का उपयोग किया जाता है, जिससे अयस्क से धातु का अपचयन सरलता से हो सके। 9.4.2.1 धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन।
धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की विधियां उसमें उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करती हैं। पहला, सांद्रित सल्फाइड अयस्क को जब वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापक्रम तक गर्म किया जाता है, तब यह प्रक्रिया भर्जन रोस्टिंग कहलाती है। इस क्रिया में अशुद्धियां वाष्पित हो जाती हैं, जिस कारण धातु के यौगिक के अपचयन में सरलता होती है। भर्जन मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। ट्वाइस ZnS प्लस थ्राइस O2 गर्म करने पर ट्वाइस ZnO प्लस ट्वाइस SO2 गैस। दूसरा, सांद्रित अयस्क को जब वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कैल्सिनेशन कहते हैं। यह विधि कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है। ZnCO3 गर्म करने पर ZnO प्लस CO2 गैस। कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करने पर वे विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं तथा धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। 9.4.2.2 धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन। अयस्कों के ऑक्साइड में परिवर्तन के पश्चात धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। धातु ऑक्साइड को अपचायक तथा गालक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, तब धातु द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को प्रगलन स्मेल्टिंग कहते हैं। गालक सरलता से न पिघलने वाली अशुद्धियों को हटाने में सहायता करते हैं। प्रगलन प्रक्रिया दो प्रकार से की जाती है। पहला, कार्बन अपचयन विधि, कार्बन रिडक्शन मेथड। भर्जित या निस्तापित अयस्क को कोक या कार्बन के साथ वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उच्च ताप 700 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे धातु अपचयित होकर पिघली अवस्था में प्राप्त होती है। ZnO प्लस C गर्म करने पर Zn प्लस CO गैस। दूसरा, रासायनिक अपचयन विधि, केमिकल रिडक्शन मेथड। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। इस सिद्धांत का उपयोग कर विस्थापन विधि द्वारा धातु को पृथक किया जाता है। हमने पूर्व में देखा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन या जिंक चूर्ण डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है। CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। क्या आप जानते हैं इस विधि द्वारा किन किन धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है? 9.4.3 धातुओं का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अपचयन से प्राप्त धातु में अशुद्धियां होती हैं। इस धातु को अशुद्ध या अपरिष्कृत धातु इम्प्योर मेटल कहते हैं। धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु शोधन या धातु परिष्करण कहलाती है। धातु शोधन मुख्यतः दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहला, भौतिक विधियां, फिजिकल मेथड्स। इसके अंतर्गत मुख्यतः द्रवण तथा प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। क, द्रवण, लिक्विफिकेशन। शीघ्र पिघलने वाली धातु जैसे टिन, लेड आदि को ढलान वाली परावर्तक भट्टी में गर्म किया जाता है। धातु पिघलकर नीचे बह जाती है और अशुद्धियां वहीं रह जाती हैं। ख, जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। धातु में अशुद्धियों के कारण उसका गलनांक कम हो जाता है। जोन शोधन इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियां धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा द्रव अवस्था में अधिक विलेय होती हैं। इस विधि से गोल्ड, सिल्वर तथा प्लैटिनम को शुद्ध किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ बनाकर उसके एक सिरे को वृत्ताकार ऊष्मक से पिघलने तक गर्म करते हुए धीरे धीरे छड़ के दूसरे सिरे की ओर खिसकाते जाते हैं। ऊष्मक द्वारा धातु का एक भाग
पिघल जाता है तथा वह अपने साथ अशुद्धियों को लेते हुए और ठोस होती हुई शुद्ध धातु को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सिरे की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार दूसरे सिरे पर अधिक अशुद्धियां पहुंच जाती हैं तथा बचा हुआ भाग शुद्ध हो जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से अति शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अशुद्धि युक्त दूसरे सिरे को काट कर पृथक कर दिया जाता है। दूसरा, रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड्स। कुछ धातुओं का रासायनिक विधियों द्वारा भी शोधन किया जाता है। अधिक शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध धातु की मोटी छड़ धन इलेक्ट्रोड तथा शुद्ध धातु की पतली छड़ ऋण इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसी धातु के लवण के घोल को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन में उपस्थित धन आयन, धातु आयन ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाकर धातु के रूप में अपचयित हो जाते हैं। धन इलेक्ट्रोड से धातु के परमाणु ऑक्सीकृत होकर विलयन में घुलते जाते हैं। विलयन में घुलने के बाद यह आयन भी कैथोड की ओर चले जाते हैं। एनोड में धातु के साथ मिली हुई अशुद्धियां प्रायः अघुलनशील होती हैं। जैसे जैसे एनोड से धातु के परमाणु विलयन में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे एनोड का पदार्थ कम होता जाता है तथा अशुद्धियां एनोड के नीचे तल पर एकत्रित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंक या कीचड़, एनोड मड कहते हैं। चित्र 7। इस विधि का प्रयोग क्रोमियम, निकेल, कॉपर, जिंक आदि धातुओं के शोधन हेतु किया जाता है। क्रियाकलाप 4। तांबे की दो अलग अलग मोटाई के तार लीजिए। दोनों तारों पर यदि कोई परत हो तो उसे रेगमाल पेपर से रगड़कर साफ कर लीजिए। मोटे तार को एक सेल के धन सिरे से तथा पतले तार को ऋण सिरे से जोड़ दीजिए। दोनों तारों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोकर रख दीजिए। ध्यान रहे कि विलयन के अंदर ये तार एक दूसरे के संपर्क में न रहें। कुछ देर बाद अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या तांबा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गया? किस इलेक्ट्रोड में तांबे की मात्रा में कमी हुई और किसमें वृद्धि? इसी प्रकार जब धातु का विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाता है तब धातु ऋण इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होती है। 9.5 लोहा, आयरन। लोहा मानव सभ्यता का एक प्रमुख हिस्सा रहा है और लौह युग सबसे लंबा चलने वाला ऐतिहासिक काल भी था। लोहा एक सक्रिय धातु है तथा यह प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। लोहे के प्रमुख अयस्क हैं हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नाटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पाइराइट FeS2 इत्यादि। 9.5.1 लोहे का धातु कर्म, मेटलर्जी ऑफ आयरन। छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट Fe2O3 है। अयस्क को खदानों से प्राप्त करने के पश्चात उसे कूटकर क्रशर या स्टैम्प मिल द्वारा महीन चूर्ण में बदला जाता है तथा गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा उसका सांद्रण किया जाता है। सांद्रण के पश्चात अयस्क का भर्जन करते हैं, जिससे अयस्क में उपस्थित आर्सेनिक और सल्फर की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड बनाकर दूर हो जाती हैं। अयस्क रंध्रमय हो जाता है, जिससे उसका धातु में अपचयन सुविधाजनक हो जाता है। 4As plus thrice O2 is equal to twice As2O3 gas. S plus O2 is equal to SO2 गैस। अयस्क में मुख्यतः रेत अशुद्धि के रूप में पाई जाती है, जिसे प्रगलन के समय चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट की सहायता से हटाया जाता है। लोहे के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन, कोक
या एंथ्रासाइट द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अधिक तापमान लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अगर यह प्रक्रिया रुक रुक कर की जाए तो मिश्रण को बार बार गर्म करने से ऊष्मा का अपव्यय होता है। इसलिए प्रगलन की एक बड़ी वात्या भट्ठी ब्लास्ट फर्नेस में निरंतर किया जाता है। चित्र 8। वात्या भट्ठी इस्पात की बनी बेलनाकार भट्ठी होती है और इसकी भीतरी सतह पर अग्निसह ईंटों का अस्तर लगा होता है। बीच में चौड़े स्थान पर नलियां होती हैं, जिसके द्वारा भट्टी में गर्म हवा 700 से 800 डिग्री सेल्सियस भेजी जाती है। भट्टी के ऊपरी सिरे से अभिक्रिया में बनी गैसें निकलने का मार्ग होता है। निचले भाग में 2 छिद्र होते हैं, जिनमें से ऊपरी छिद्र से धातुमल तथा निचले छिद्र से पिघली धातु निकाली जाती है। भर्जित अयस्क को चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में ऊपर से डाला जाता है और नीचे से गर्म हवा भेजी जाती है। वात्या भट्टी में तापमान एक समान नहीं रहता। जैसे जैसे अयस्क, चूना पत्थर तथा कोक नीचे की ओर जाते हैं, उन्हें तापमान के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता है। वात्या भट्टी में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। कोक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। चूंकि कोक अधिक मात्रा में डाला जाता है, अतः बचा हुआ कोक बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। कोक की कुछ मात्रा ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। इस प्रक्रिया से भट्टी में उच्च ताप 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। C+O2 is equal to CO2 gas. CO2 plus C is equal to twice CO gas. Twice C plus O2 is equal to twice CO gas. ऑक्साइड अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। Fe2O3 plus thrice CO is equal to 2Fe plus thrice CO2 गैस। इस अभिक्रिया के कारण भट्टी का ताप उच्च बना रहता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं जाने दिया जाता और पुनः भट्टी में भेज दिया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड कोक से पुनः क्रिया करती है। कुछ मात्रा में हेमेटाइट भी कोक के साथ अभिक्रिया करके लोहा और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। Fe2O3 plus thrice C is equal to twice Fe plus thrice CO गैस। भट्टी में उच्च ताप 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस पर चूना पत्थर का विघटन होता है और वह अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसलिए चूना पत्थर की सीमित मात्रा ही भट्टी में डाली जाती है। अधिक मात्रा में उपयोग से ऊष्मा की हानि होती है। इस अभिक्रिया में बनने वाला अनबुझा चूना अयस्क की अशुद्धियां दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसे गालक फ्लक्स कहते हैं। यह सिलिका से अभिक्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जिसे धातुमल स्लैग कहते हैं। CaCO3 गर्म करने पर CaO धन CO2, CaO गालक धन SiO2 अशुद्धि गर्म करने पर CaSiO3 धातुमल। भट्टी का ताप 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस होने के कारण लोहा तथा कैल्शियम सिलिकेट पिघली हुई अवस्था में ही रहते हैं। दोनों के घनत्वों में अंतर होने के कारण
यह भट्टी की तली में 2 परतों के रूप में एकत्रित होते जाते हैं, जिन्हें समय समय पर अलग अलग तलों पर स्थित निकास द्वार से निकाला जाता है। वात्या भट्टी से प्राप्त इस लोहे में काफी मात्रा में कार्बन मिला होता है, जिसे कच्चा लोहा पिग आयरन कहते हैं। इसे अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है और भिन्न भिन्न ग्रेड के लोहे का निर्माण किया जाता है, जैसे ढलवा लोहा कास्ट आयरन तथा पिटवा लोहा रॉट आयरन। छत्तीसगढ़ का धातु शिल्प। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्प कला में लौह शिल्प का प्रमुख स्थान है। प्राचीन काल में लौह युक्त पत्थरों को तोड़कर कोयले के साथ मिलाकर छाना भट्टी में गलाकर लोहा बनाया जाता था। आज भी कहीं कहीं विशेष प्रकार के पत्थर से लोहा निकालकर कलाकृतियां बनाने का कार्य किया जाता है। अधिकांशतः अब बाजार से ही लोहा खरीदकर एवं कटिंग कर भट्टी में गर्म किया जाता है तथा उससे घर में उपयोग आने वाली तथा सजावटी वस्तुएं जैसे छुरी, चिमटा, चाकू, कुल्हाड़ी, कजरौती के लिए दीप स्तंभ, घोड़ा, हिरण, फूलदान आदि बनाए जाते हैं। बस्तर के लौह शिल्प में देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए पारंपरिक रूप से कलात्मक कृतियों का निर्माण किया जाता है। लौह शिल्प से दरवाजे, खिड़कियां, झूले आदि बनाए जाते हैं। डोकरा शिल्प में शिल्पी द्वारा कलाकृतियों को मोम पर तैयार कर उसमें मिट्टी का लेप लगाया जाता है तथा इसे भट्टी में पकाकर उसमें पिघली हुई पीतल धातु डाली जाती है। पीतल मोम का स्थान ले लेती है और उस पर आकृति तैयार हो जाती है। इससे देवी देवता, हाथी, घोड़े, बैल आदि सजावटी सामग्री तैयार की जाती है। डोकरा शिल्प रायगढ़, कोंडागांव, बस्तर आदि क्षेत्रों में तैयार किया जाता है। इससे गौर का सींग, मुकुट, दरवाजे के हैंडल आदि भी बनाए जाते हैं। 9.6 संक्षारण करोजन। हम जानते हैं क्रियाशील धातुएं जैसे जिंक, एल्यूमीनियम शीघ्र ही ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करती हैं और उनके यौगिकों में परिवर्तित हो जाती हैं। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। लोहे की ऑक्सीजन और जल से क्रिया को जंग लगना करोजन कहते हैं। यहाँ हम जंग लगने की प्रक्रिया तथा उनसे बचने के तरीकों का अध्ययन करेंगे। क्रियाकलाप 5। इस क्रियाकलाप को गर्मी या सर्दी के मौसम में किया जाना चाहिए। वर्षा ऋतु में नमी अधिक होने के कारण परिणाम प्राप्त करना कठिन होता है। 3 परख नलियां लीजिए तथा इन्हें क्रमशः अ, ब तथा स नामांकित कीजिए। प्रत्येक परख नली में 3-4 आलपिन डाल दीजिए। परख नली अ में इतना पानी डालें कि आलपिन डूब जाए। परख नली ब में रुई गीली कर नीचे तक फंसा दें। परख नली स में रखे आलपिन को ऐसे ही रहने दें। अब तीनों परख नलियों के मुंह पर गुब्बारा लगाकर वायु रोधी कर दें। तीनों परख नलियों को स्टैंड में रखकर गर्म जगह धूप में रख दें तथा 3-4 घंटे बाद अवलोकन करें। चित्र 9। ठंड में क्रिया की गति धीमी होती है। क्या तीनों परख नलियों में रखे आलपिन में जंग लगा है? क्या जंग लगने की मात्रा समान है? क्या परख नलियों में लगे गुब्बारों की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ है? यह परिवर्तन किस गैस के बनने अथवा खर्च होने के कारण हुआ है? किस परख नली अ, ब तथा स में अधिक परिवर्तन हुए? लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी का होना आवश्यक है, लेकिन जंग लगने पर अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे लवण या अम्लों की उपस्थिति। इनकी उपस्थिति में जंग
अधिक शीघ्रता से लगता है। इसलिए समुद्र के पास के इलाकों में लोहे पर जंग जल्दी लगता है। धातु की प्रकृति भी संक्षारण, धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत जमना, लगने की दर को प्रभावित करती है। अधिक क्रियाशील धातु पर संक्षारण शीघ्र होता है। वायुमंडल में अशुद्धियों, धातुओं की प्रकृति तथा परिवेश के पीएच मान में परिवर्तन से भी धातुओं के संक्षारण दर में परिवर्तन होता है। 9.6.1 जंग लगने को नियंत्रित करना। हमने क्रियाकलाप 5 में देखा कि हवा और पानी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता है। इसलिए अधिकांश जंग रोधी विधियों में धातु का हवा और पानी से संपर्क रोका जाता है। लोहे तथा वायुमंडल के मध्य जंग रोधी परत लगाने की क्रिया रोधिका रक्षण, बैरियर प्रोटेक्शन कहलाती है, जिसमें लोहे पर पेंट या ग्रीस लगाया जाता है। विद्युत लेपन द्वारा भी लोहे के ऊपर टिन, निकेल, क्रोमियम जैसी धातु की परत चढ़ाई जाती है। क्रियाकलाप 6 अपने विद्यालय और घर में उपयोग की जाने वाली लोहे की बनी वस्तुओं की सूची बनाइए और नोट कीजिए कि इनमें से किन किन वस्तुओं पर पेंट लगा है तथा किन पर ग्रीस। इन दोनों उपायों में से किसी एक के चयन का आधार क्या है? अधिक सक्रिय धातुओं का उपयोग करके भी धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। यह प्रक्रिया उत्सर्ग रक्षण, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहलाती है। आपने गैल्वेनाइज्ड लोहे के बारे में सुना होगा। इसमें लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। जिंक लोहे से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए वह ज्यादा आसानी से ऑक्सीजन से क्रिया करता है तथा मोटी परत ZnO के रूप में रहता है। अतः लोहा जंग लगने से बच जाता है। कुछ धातुओं में जंगरोधी विलयन लगाकर भी संक्षारण से बचाव किया जाता है। इस विधि में क्षारीय क्रोमेट या क्षारीय फॉस्फेट विलयन का जंगरोधी विलयन के रूप में उपयोग किया जाता है। कभी कभी लोहे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, जिन पर जंग बहुत कम या नहीं लगता है। 9.6.2 लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत, केमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। संक्षारण की क्रिया विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है। जब धातु जैसे लोहे को वायु और नमी युक्त वातावरण में रखा जाता है, तब धातु की सतह पर धनात्मक और ऋणात्मक क्षेत्र निर्मित हो जाने के कारण सतह विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करने लगती है। एनोड पर Fe2+ चार्ज के रूप में विलयन में चला जाता है। Fe = Fe2+ चार्ज प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं तथा OH- आयन बनाते हैं। ट्वाइस H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन = 4 OH- आयन। एनोड पर बने Fe2+ आयन OH- आयनों से क्रिया करके FeOH2 सॉलिड बनाते हैं। यह आयरन हाइड्रोक्साइड वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा नमी की उपस्थिति में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। ट्वाइस FeOH2 प्लस हाफ O2 गैस प्लस H2O लिक्विड = Fe2O3 × X H2O सॉलिड। यही हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जंग रस्ट कहलाता है। 9.7 मिश्र धातु एलॉयस। किसी धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने के लिए मिश्र धातु बनाना एक प्रचलित विधि है।
ऐसा समांगी मिश्रण जिसका मुख्य अवयव एक धातु हो मिश्र धातु कहलाता है। इसे ठोस विलयन भी कहते हैं। मानव द्वारा प्रागैतिहासिक काल से अनेक मिश्र धातुओं का निर्माण एवं उपयोग किया जा रहा है। मिश्र धातु बनाने का मुख्य कारण धातु की गुणवत्ता बढ़ाना, उसे कठोर बनाना तथा धातु के गलनांक को कम करना है। मिश्र धातु आसानी से ढाली जा सकती है तथा इसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु बनाने के लिए एक धातु को पिघलाकर उसमें अन्य धातु या अधातु तत्व का निश्चित अनुपात मिलाया जाता है। बाद में इसे ठंडा कर मिश्र धातु प्राप्त की जाती है। इसे बनाते समय धातुओं या अन्य तत्वों का चयन उनके विशेष गुणों के आधार पर किया जाता है ताकि मिश्र धातुओं में हम वांछित गुण प्राप्त कर सकें। लोहा सर्वाधिक उपयोगी धातु है, लेकिन इसका शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अपेक्षाकृत नर्म होता है। जब इसमें थोड़ा कार्बन मिला दिया जाता है तब यह कठोर हो जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहे की एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन के अतिरिक्त निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम लोहे को जंग लगने से बचाता है, जिससे लोहे की उपयोगिता बढ़ जाती है। क्रियाकलाप 7। अपने घर और विद्यालय में उपयोग की जाने वाली धातुओं की सभी वस्तुओं की सूची बनाइए। इनमें से कौन-कौन सी वस्तुएं शुद्ध धातु से बनी हैं तथा कौन सी मिश्र धातु से, उसे नोट कीजिए। इन्हें धातु या मिश्र धातु से बनाए जाने के कारणों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ लौह अयस्क का प्रमुख स्रोत है। यहाँ कई इस्पात संयंत्र भी हैं। छत्तीसगढ़ में लौह कार्य का एक प्राचीन इतिहास है और अलग अलग क्षेत्रों में लोहे की कारीगरी की तरह तरह की परंपराएं भी हैं। हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ लोहे के अयस्कों से निष्कर्षण की विधियां ढूंढी, बल्कि लोहे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर अनेक मिश्र धातुएं भी तैयार की हैं। मुख्य शब्द कीवर्ड्स: खनिज, अयस्क, धातुकर्म, निष्कर्षण, भर्जन, निस्तापन, गुरुत्व पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, द्रवण, प्रगलन, गालक, धातुमल, वात्या भट्टी, परिष्करण, संक्षारण, रोधिका रक्षण, उत्सर्ग रक्षण, मिश्र धातु। हमने सीखा: पहला, धातुओं में धात्विक चमक, तन्यता, आघात वर्ध्यता तथा ध्वनिकता होती है तथा ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। दूसरा, धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर सक्रियता श्रेणी प्राप्त होती है। तीसरा, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। चौथा, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय अथवा उभयधर्मी हो सकती है। पांचवा, धातुएं जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। छठवां, धातुएं अम्लों से क्रिया कर संगत लवण तथा हाइड्रोजन बनाती हैं।
सातवां, धातुएं प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त रूप में उपस्थित रहती हैं। आठवां, धातुओं को उनके अयस्कों से पृथक करने की विधि धातु कर्म कहलाती है। धातु कर्म के 3 चरण हैं। पहला, अयस्क का सांद्रण। दूसरा, धातु का निष्कर्षण। तीसरा, धातु का शुद्धिकरण। 9वां, धातु के अयस्क की प्रकृति के आधार पर उसके सांद्रण की विधि का चयन किया जाता है। 10वां, सांद्रण मुख्यतः गुरुत्व पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि तथा चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। 11वां, सांद्रित अयस्क को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करना भर्जन रोस्टिंग कहलाता है। सांद्रित अयस्क को वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करना निस्तापन कैल्सिनेशन कहलाता है। 12वां, धातु के ऑक्साइड का धातु में अपचयन मुख्यतः कोयला अथवा कोक से करते हैं। 13वां, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को पिघले रूप में हटाने के लिए मिलाए गए पदार्थ को गालक फ्लक्स कहते हैं। गालक अशुद्धियों के साथ क्रिया कर धातु मल स्लैग बनाते हैं। 14वां, क्रियाशील धातुएं ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करती हैं तथा उनके यौगिक मुख्यतः ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। 15वां, धातुओं को अन्य धातुओं अथवा अधातुओं के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु बनाई जाती है।